क्या खेल खेला जा रहा है? क्या पंजाब में तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं? क्या पंजाब में किसी मुतबादिल पर संजीदा गुफ्तगू शुरू हो चुकी है? क्या वफाक में -1 की गूंज के बाद पंजाब में भी माइनस बुजदार की आवाज गूंज रही है? क्या पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की पैदर पे और बेतहाशा तब्दीलियों के बाद अब वजारत आला भी तब्दील की जा रही है? इक्तदार के ऐवानों में बहुत सी चहमगोइयां जारी हैं। उस्मान बुज़दार की जगह कौन लेगा, कौन ले सकता है, ये नाम भी दिए जा रहे हैं। सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने 13 जुलाई को BBC पर एक कॉलम लिखा। इसका उन्मान था ऐलान ला ताल्लुकी। इसमें उन्होंने न सिर्फ पंजाब में मुमकिना तब्दीली पर बात की बल्कि ये भी लिखा कि अलीम खान, असलम इकबाल, हाशिम जवां बख्त और मोहसिन लगारी मुतबादिल हो सकते हैं। एक और सहाफ़ी आसमा शराजी ने भी अपने कॉलम में वफाक के साथ पंजाब में तब्दीली का इशारा दिया है। सवाल यह है कि ये बातें अब क्यों हो रही हैं? हालांकि अब से कुछ माह कबल नून लीग ने पंजाब में बुज़दार हुकूमत गिराने के लिए क़वाफ लीग को पेशकश भी की थी। अगर तब ये तब्दीली नहीं हुई थी तो अब इसकी बाज़गश्त क्यों सुनाई दी जा रही है? अब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें सामने आने से क्या यह तासुर लिया जाए कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल से या नजरों से उतर चुके? हालांकि बज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार को बहुत पसंद करते थे, इन्हें वसीम अकरम प्लस कहा करते थे। ये जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंज़मामुल हक और वसीम अकरम बन जाते थे, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। पंजाब में हमें कहा गया कि जनाब शहबाज शरीफ से ज़्यादा कोई ज़बरदस्त चीफ मिनिस्टर आया नहीं, और इंशाल्लाह ये साबित होगा कि जो हमारा उस्मान बुज़दार से बेहतर कभी पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला बनाने में जिस हस्ती का किरदार था, अब उस हस्ती की इमरान खान से दूरियां पैदा हो चुकी? सभी उस्मान बुज़दार साहब को नहीं से पहले जानते, कोई भी नहीं जानता। काम देते हैं ना। वक्त था कि जहांगीर तरीन साहब पे इतना एतबार कि वो इधर आके इंटरव्यूज ले रहे थे वज़रा के और MPS के वज़ीर आला के लिए। इमरान खान से आपका जो करीबी ताल्लुक था वो उसमें आज से रखना शुरू हो गया? जी देखें, बिल्कुल जितना करीबी मेरा ताल्लुक उनसे था वैसा तो अब नहीं है। पहले इंटरव्यू हुए, फिर उस्मान बुज़दार की सिलेक्शन हुई, सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग शुरू हुई। उस्मान बुज़दार जब मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आते तो उनके कान में रहनुमाई की जाती। असल में मैं थोड़ा सा क्यों हूँ ना, थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। ये जरा बता दें कि आपको कुछ समझ आई है क्या? मैं आपको टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। 8 लाख फाइकस लगा रहे हैं। नहीं, फाइकस नहीं लगा रहे सर। शुक्र करें। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि स्पीकर को आप मेडिकल एतवार में लिया था जब ये बिल मनी शरीफ फैमिली के पेरोल में तोसीफ़ की कोई दरखास्त है? होम से नहीं थी, वो होम डिपार्टमेंट के साथ पेंडिंग है, जो हमने देनी थी हमने कर दी है, कमेटी बना दी है सब पे। अच्छा हाँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये सब चीज़ें सामने आएंगी, उस पर हम डिसीजन लेंगे। पंजाब के अंदर रखी जाएंगी और कहाँ पे उनको रखा जाएगा? जैसे स्वीप करेंगे उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। अभी तो सेंट्रलाइज है, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में इसका होगा तो 750 मशीनें आएंगी तो इंशाल्लाह। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। ये अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ही आपको बताएंगे, मैं ज़रा स्पोर्ट्स में थोड़ा सा। इब्तिदा में तो उस्मान बुज़दार को शनाख्त के बहरान का सामना रहा, क्योंकि इन्हें कोई जानता ही नहीं था। वो दिन भी आए जब उस्मान बुज़दार को अपनी शनाख्त के लिए शहबाज शरीफ का हवाला देना पड़ा। उस्मान बुज़दार की सलाहियत के साथ साथ उनकी गवर्नेंस पर भी बहुत से सवालिया निशान है, क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में एक म्यूजिकल चेयर की सी सूरत हाल है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बार बार मुतबादले किए गए, एक को कुर्सी से हटाकर दूसरा लगा दिया जाता है, दूसरे को हटाकर तीसरा लगा दिया जाता है। गवर्नेंस पूरी तरह मुतासर हो रही है। 4 बार तो चीफ सेक्रेटरी बदले जा चुके और नाज़रीन 4 बार ही इंस्पेक्टर जनरल यानी IG पुलिस तब्दील किए जा चुके हैं। सहाफ़ी अंसार अब्बासी की 8 जुलाई की खबर के मुताबिक उस्मान बुज़दार के दौर में महकमा आबपाशी के 11 सेक्रेटरी बदले गए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के तो 9 सेक्रेटरी तब्दील किए गए। कई वजारतों के 3-3 सेक्रेटरीज बदले गए और वज़ीर आला मामलात से किस कदर आगाह है इसका इल्म रोजनामा डॉन में छपने वाली एक तजिए से होता है, जिसके मुताबिक जब उस्मान बुज़दार को कोरोना पर ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने पूछा ये कोरोना काटता कैसे है। तहम इस तहरीर के इशात के बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिस भेज दिया गया, लेकिन बुज़दार का इंटरव्यू लेने के बाद इन्हें सिलेक्ट करने वाले फिर भी इत्मीनान का इजहार करते नजर आए। सिलेक्टर तो मुतमईन थे, लेकिन बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी पर वफाक से ही एतराज सामने आने लगा और एतराज करने वाले कोई गैर नहीं तहरीक इंसाफ हुकूमत के ही वजीर फवाद चौधरी थे। पंजाब के गवर्नर भी
भी मुमकिना तौर पर या मुबैना तौर पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए खतरा बने, और इस खतरे का इजहार हुकूमत की इत्तेहादी जमात कौफ लीग ने किया। उन्होंने जहांगीर तरीन को बताया कि चौधरी सरवर वजीर आला पंजाब को चलने नहीं देंगे। ये सरवर को कंट्रोल करें, सरवर को कंट्रोल आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसने मत। गवर्नर सरवर की मुखालफत या फवाद चौधरी का अदम इत्मीनान अपनी जगह वजीर आजम इमरान खान उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मुतमईन थे। इन्हें लगता था कि उस्मान बुज़दार काम तो अच्छे कर रहे हैं लेकिन अपने कामों की तशहीर नहीं करते। तशहीर ही की खातिर 38 तर्जुमान मुकर्रर किए गए। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आपको दाद देता हूं कि जिस तरह के आपके मैंने जो देखे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता, तो इसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें कि वो कहते हैं जी अच्छे कामों में मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। जरूरी है कि आप लोगों को भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। इससे कबल भी जब भी वजीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की बातें आती थी तो हुकूमत के ओहदेदार इसकी तरदीद किया करते थे। यह तासुर दिया जाता था कि अगर उस्मान बुज़दार फेल हुए तो उसका मतलब है इमरान खान फेल हुए। बताया जाता था कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का कोई चांस ही नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार को पसंद करते हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। कौफ लीग भी किसी तब्दीली के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उनकी तब्दीली की बाज़गश्त क्यों सुनाई दे रही है और इसके पीछे कितनी हकीकत हो सकती है? खबर लेंगे समा टीवी के नुमाइंदा खुसूसी अशरफ भट्ट से। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा क्या वाकई उस्मान बुज़दार तब्दील होने जा रहे हैं या महज पहले की तरह ये खबरें ही रह जाएंगी? अली भाई बेसिकली कंफ्यूजन चल रही है इस वक्त। जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो कंफ्यूज है। इसी तरह जिस तरह के अगर जिन्होंने फैसला लेना है वो कंफ्यूज हैं, इसी तरह इधर हम उनकी वजह से क्योंकि हमने उनको रिपोर्ट करना है हम भी यहाँ पर कंफ्यूज हैं। अब देखना ये है कि जो फैसले पहले एक दो दफ़ा हुए और सीरियस मूव हुई, जैसे कि 1 साल पहले तकरीबन एक वाहिद मैं कहूँगा कि वो सीरियस मूव थी, वो थी कि जब जहांगीर तरीन साहब आकर उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए थे कुछ MPAs और कुछ बुज़रा के 30 के करीब थे, जिसकी तस्दीक एजाज चौधरी जो PTI पंजाब के सदर हैं उन्होंने भी की थी। वो एक वाहिद सीरियस मूव है। उसके बाद हर 2-4 महीने बाद इस तरह की बातें चलती हैं कि शायद बुज़दार साहब जा रहे हैं और उनकी तब्दीली की कोई फैसले हो रहे हैं। इसी तरह की बात अब फिर दोबारा जो है वो चल रही है। इसमें 3-4 चीज़ें अहम है देखनी है। एक पहली बात तो ये है कि एक तो 2 साल हो गए हैं जो कि चंद वफाकी वुज़रा कह चुके हैं, फवाद चौधरी उनमें सबसे अहम है कि हम डिलीवर जब नहीं कर ये बात करते हैं कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही तो उससे मुराद सूबाई हुकूमतें हैं। सूबाई हुकूमतें असल में उन्होंने डिलीवर करना है और सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, आपको पता है वहाँ पर भी PTI की हुकूमत। जब वहाँ डिलीवर नहीं होता तो प्रेशर ऊपर वफाकी हुकूमत पर आता है, प्रेशर आता है तो फिर दोबारा ये बातें शुरू हो जाती हैं। यानी पहली जो बात है वो जो कंफर्म है वो ये है कि 2 साल हो गए हैं, कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही। जब वो बेहतर नहीं होती तो दोबारा ये सोच शुरू होती है और शुरू हो जाता है कि क्या चीफ ठीक है, कारकर्दगी बेहतर नहीं होती है, मरकज पे प्रेशर आता है, फिर उस्मान बुज़दार साहब को हटाए जाने की बातें शुरू हो जाती हैं, बल्कि बाकायदा कोशिश शुरू हो जाती है। लेकिन फिर हर दफा बच कैसे जाते हैं? जी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि असल बात ही ये है कि ये जो 2-4 मूव्स हुई हैं अभी फिर अगर बातें चल रही हैं तो बचते ऐसे हैं कि सबसे पहले जो बचत है वो है कि फ़र्क जो है अपोजिशन के साथ वो बहुत थोड़ा है PTI हुकूमत का। और आपको पता है कि 30 के करीब आज़ाद जो जीत कर आए थे वो PTI में उन्होंने शमूलियत की और उनमें से अक्सरियत को वुज़रा और मशीर बनाया गया। वो उनके बलबोते पर यह हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून का जाहिर है एक स्ट्रॉन्ग फिगर है और वो हर वक्त वहाँ मौजूद है। अगरचे को कोई 10-15 MPs वज़ीर आला को कुछ दिनों बाद मिल लेते हैं मुस्लिम लीग नून के, और वो भी इसीलिए मिलवाए जाते हैं कि जब प्रेशर आता है बुज़दार साहब पर तो जो वो मुस्लिम लीग नून के MPs तोड़ने वाले हैं या उनको लेकर आने वाले वो उसी वक्त लाते हैं जब वो प्रेशर होता है और वो प्रेशर को कम करने के लिए होता है। दूसरी जो चौधरीज हैं मुस्लिम लीग काफ है
उसका रोल इसमें बहुत अहम रहा है। हर दफ़ा जब भी कोई मूव चलती है या सोच आती है कि मुतबादल ढूंढना शुरू होते हैं, जहांगीर तरीन साहब जब 1 साल पहले इंटरव्यूज लेने आए उस वक्त भी, और अब भी जो बातें हो रही हैं, तो मुस्लिम लीग काफ और चौधरी परवेज लाही जो हैं वो किसी हद तक रेस्क्यू कर जाते हैं बुज़दार साहब को, क्योंकि उन्हें बुज़दार साहब ही सूट करते हैं कि जो वो चाहते हैं। उनके जो 4-5 बड़े बड़े शहर हैं जहां पर परवेज लाही साहब कर रहे हैं, ये जरा खबर आजकल गर्दिश कर रही है बहुत ज्यादा, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, वो अभी भी जो मुलाकातें उन्होंने तकरीबन 10 रोज में 4-5 मुलाकातें की हैं, और उनमें से 1-2 मुलाकातें तो परवेज लाही साहब जो हैं वो खुद गए हैं उनके पास बुज़दार साहब को मिलने, और हर मुलाकात में ये वो बयान जारी करते हैं कि बुज़दार साहब के हम साथ हैं, वही वजीर आला हैं, कोई साजिश नाकाम, हम सारी साजिशें नाकाम कर देंगे। यही बयान जो है वजीर आला उस्मान बुज़दार भी जारी करते हैं। तो ये चौधरी जो हैं ये अहम है कि वो उन्हें पता है कि जो मुतबादल आना है, मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो नहीं मानता, या मुस्लिम लीग काफ उससे उन्हें ज़्यादा सहूलत नहीं मिलती, जो कि बुज़दार साहब के साथ वो इजी हैं, जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, तो वो तो फिर कहेंगे अगर परवेज लाही वज़ीर आला नहीं बन सकते तो फिर बुज़दार साहब बेहतर हैं किसी और की निस्बत। वो फिर पूरा सपोर्ट करते हैं, इनको बचाते हैं। हर दफ़ा मुस्लिम लीग काफ जो है वो बुज़दार साहब को बचाती है। इस मरतबा भी ये जो 10 दिनों में इतनी मुलाकातें हुई हैं, फिर मुस्लिम लीग नून के MPs जो पहले भी मिले हुए थे दोबारा उनकी मुलाकात करवाना, फिर ताहिर बशीर चीमा जो कि ये सारे MPs को लेकर आते हैं, असल किरदार वो है। उनका ये कहना कि सिर्फ MPs नहीं, नून लीग के MNAs भी हैं जिनसे वजीर आजम की मुलाकातें हो चुकी हैं। वो इसीलिए है कि वो बचाना चाहते हैं बुज़दार साहब को। यानी अगर सोच शुरू होती है, कोई फैसला नहीं कहेंगे इसको, अगर कोई गौर भी शुरू होता है तो साथ ही वो बात बाहर निकलती है। तो बुज़दार साहब को बचाने के लिए मुख्तलिफ जो मुस्लिम लीग काफ कह लें, MPs नून लीग के कह लें, ताहिर बशीर चीमा और जो फैक्टर्स हैं, और फिर सबसे अहम फैक्टर जो है वो है कि खुद खान साहब कह चुके हैं कि भाई तब्दीली अगर करेंगे तो नया तो 1 महीना नहीं निकालेगा, क्योंकि सियासी हालात ऐसे हैं कि अगर ये बुज़दार साहब का करते हैं तो 6-7 बल्कि इससे ज्यादा वज़ीर आला बन के सामने आ जाएंगे, वो अपनी लॉबिंग शुरू कर देंगे, नई गेम शुरू हो जाएगी। ये भी खदशा है कि उसमें मुस्लिम लीग नून को फायदा हो जाए, वो अपनी गेम कोई बना लें, या कोई ऐसे हल्के सामने आ जाए कि जो चाहते हैं कि बुज़दार साहब बदलें तो वो अपनी गेम उसमें। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन। यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी तो डिबेटेबल है, लेकिन एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसकी कारकर्दगी और अच्छी कारकर्दगी होने में कोई शक नहीं है। बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से इस वक्फे के बाद। अंधेरे छाए हुए हैं। PIA, रेलवे, स्टील मिल्स, आटा, चीनी, पेट्रोल आवाम के लिए कहीं अच्छी खबर नहीं है। हर इदारा, हर महकमा ज़बूहाली की तस्वीर बना हुआ है, लेकिन इन मायूसियों में भी उम्मीद की एक किरण है। एक इदारा, एक महकमा, एक वजारत ऐसी है जिसकी कारकर्दगी पर हुकूमत फख्र कर सकती है, और ये वजारत है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ 1.5 साल के अरसे में कई संगे मील उबूर कर चुकी है। और कोरोना के हालात में इसकी कारकर्दगी और भी खुलकर सामने आई। जब कोरोना वबा मुल्क में आई तो परेशानी थी कि अब क्या होगा, यहाँ तो बुनियादी तिब्बी सहूलियात तक नहीं, कोरोना से कैसे निपटेंगे। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी आगे आई। पहले सैनिटाइजर्स के हवाले से मुल्क को खुद कफील बनाया, मास्क बनाए, हिफाजती किट्स बनाए, कोरोना तशखीसी किट्स बनाई, और फिर बिलाखिर वेंटिलेटर्स की पहली पाकिस्तानी खेप ने दुनिया को हैरान कर दिया। और काबिल तारीफ बात यह है कि यह सब सिर्फ चंद माह में हंगामी बुनियादों पर हुआ, और अब सूरत हाल ये है कि हम मेड इन पाकिस्तान सैनिटाइजर्स, मास्क और हिफाजती किट्स दुनिया के कई मुल्कों को बेच भी रहे हैं। आज कायमा कमेटी बराए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के इजलास में बताया गया कि सैनिटाइजर्स, कोरोना टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स के बाद अब मुल्क में N95 मास्क, फेस शील्ड, टेम्परेचर गन्स और वैक्सीन की तैयारी पर भी काम जारी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की ये कारकर्दगी सिर्फ कोरोना के हवाले से है, जबकि
कोरोना के अलावा नाज़रीन कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज ज़राई शोबे की तरक्की के लिए वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने नई टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान में बनने वाले 2 किस्म के नए ड्रोन्स मुतारिफ करवाए थे। इन ड्रोन्स के जरिए अब फसलों के सिर्फ उस हिस्से पर स्प्रे किया जा सकेगा जो बीमारी से मुतासरा होंगे। फवाद चौधरी ने सिर्फ 8 माह पहले इन ड्रोन्स की तैयारी का ऐलान किया था और अब ये काम हो भी गया। ये एग्रीकल्चर ड्रोन्स हम पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, उसका इनिशिएटिव हमने उठाया है और फिर जो है वो ड्रोन्स जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होंगे और एम्बुलेंस के लिए भी इस्तेमाल होंगे, मेडिकल एम्बुलेंसेस के लिए भी इस्तेमाल होंगे। ड्रोन्स के अलावा ज़राई मैदान में एक और अहम मंसूबे पर काम किया जा रहा है। जेहलूम में एक ऐसा जदीद हर्बल मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है नाज़रीन, जिसमें हर किस्म की जड़ी बूटियों की पैदावार और रिसर्च पर काम होगा। हम बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी पार्क होगा वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं। हर्बल मेडिसिनल पार्क जो है पूरी दुनिया में हर्बल मेडिसिन जो है वापस आ रही है, पाकिस्तान को भी हम इस सीन पे वापस देखे हैं। ज़राअत के अलावा माहौलियाती बेहतरी के हवाले से भी वज़ारत साइंस अहम इकदाम कर रही है। गुज़िश्ता साल के आखिर में फवाद चौधरी ने बसों और रिक्शों के हवाले से ऐलान करते हुए कहा था कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक बसों और रिक्शों के मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। चंद माह में बैटरी पर चलने वाले रिक्शे सड़कों पर नजर आएंगे। सानी वज़ारत साइंस खला में भी कदम रखने के मंसूबे बना रही है। इस हवाले से गुज़िश्ता बरस चीन के साथ खलाई टेक्नोलॉजी की मुंतकली का मुआहदा हो चुका है। इसीलिए फवाद चौधरी दावा भी कर चुके हैं कि 2022 में पहला पाकिस्तानी मिशन खला में जाएगा। 2022 में पहला पाकिस्तानी जो है वो स्पेस में जाएगा, खला में भेजने का फैसला हुआ है। 2022 में इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना पहला मैन्ड मिशन स्पेस को भेजेगा। नाज़रीन, पुलिस के शोबे को भी नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग किया जा रहा है। 2 माह पहले वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क भर की पुलिस को हाईटेक करने का आगाज हो चुका है। पहले मरहले में इस्लामाबाद के 10 थानों को हाई टेक्नोलॉजी के तहत मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। फवाद चौधरी न सिर्फ खुद काम में मसरूफ हैं बल्कि लोगों को तरगीब भी दे रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान अपनी स्मार्ट क्रिकेट बॉल तैयार करेगा। इस ऐलान के साथ उन्होंने कहा कि सियालकोट वालों आओ ये काम करके दिखाएं। इसके लिए स्मार्ट गेंद बनाने का दावा ऑस्ट्रेलियाई कंपनी की तरफ से सामने आया था। ये गेंद बने या ना बने, फवाद चौधरी की कोशिश को जरूर सराहना चाहिए। फवाद चौधरी ने जब से ये वजारत संभाली है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस नज़रअंदाज किए गए शोबे को सुधारा जाए। इस हवाले से वो साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत को मुसलसल उजागर भी करते रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों ने जो सोशल साइंसेज हैं उनको भी ज़रूर पढ़ना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का है, एक रोशन पाकिस्तान का है, एक ऐसे पाकिस्तान का है जिसकी बुनियाद इल्म के ऊपर होगी, साइंस के ऊपर होगी, टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसी मौक़िफ़ के पेश नज़र फवाद चौधरी ने ऐलान किया था कि अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी या कारोबार के हवाले से कोई अनोखा आइडिया है तो हमारे पास आए। अगर वो पसंद आया तो हम 70% से 100% तक इसके लिए सरमाया देंगे। वज़ारत साइंस हर मैदान में झंडे गाड़ रही है। इसकी कोशिशों और मंसूबों को किसी प्रोपेगेंडे या मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, ये सबको नजर आ रहा है। इन्हीं कोशिशों ने वज़ीर-ए-आज़म को भी हैरान कर दिया था और वो ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि उन्होंने अंदाजा नहीं किया था कि कितना जबरदस्त काम हो रहा है। फवाद चौधरी, आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जिसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता था, आपने जिस तरह का जुनून और पैशन दिखाया है इस मिनिस्ट्री के लिए, मैं आज आपको दाद देता हूं। और इस कारकर्दगी का सहरा फवाद चौधरी को ही जाता है और जाना चाहिए भी। हालांकि उनसे पहले भी साइंस और टेक्नोलॉजी के कई वजीर गुजरे, कई चेहरे तब्दील हुए, लेकिन आज किसी मैदान में से किसी भी एक का भी नाम नहीं याद आ पड़ता और ना ही काम याद आता। इसीलिए जब फवाद चौधरी ने अपोजिशन से साबिका वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी का नाम पूछा तो अपोजिशन को अपने ही वजीर का नाम तक याद ना आया। बड़ी खुशी है कि आज कम से कम साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है। मैं अपनी मोहतरम MNA से पूछना चाहूँगा कि उनको याद है कि पीपल्स पार्टी का साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर कौन था?
जी हाँ, ऐसा नहीं कि फवाद चौधरी की कारकर्दगी से सभी खुश हैं। उन्होंने कमरी कैलेंडर के जरिए चांद की रुयत का मसला हल करने की कोशिश की, लेकिन मजहबी तबकात की जानिब से इन कोशिशों को पजीराई नहीं मिल सकी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी किन मंसूबों पर काम कर रही है और वो किस स्टेज पर है, जानेंगे वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जो आप काम कर रहे हैं, जिस जुनून के साथ काम कर रहे हैं, वाकई ये काबिल तहसीन बात है। अल्लाह ताला आपको उसमें और कामयाबी दे। सर ये बताइएगा कि आगे मजीद क्या करने का सोचा है? इस मिनिस्ट्री को आपने नोन बनाया है, मारूफ बनाया है, इससे पहले कुछ जानता भी नहीं था। सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं और हुकूमत भी अच्छा काम कर रही है, बट ऑब्वियसली आई एम ऑनर्ड कि आपने इतना जबरदस्त जो है वो काम दिखाया और इस तरह उसको जो है वो बताया लोगों को। आमतौर पे देखें, इस तरह के जो बातें हैं ना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरह से आपने पूरा इसको कॉम्प्रिहेंड किया, ये मीडिया के ऊपर को बहुत ज्यादा इसको पहले कोई इतनी उसको समझा जाता था कि बस ये ऐसे ही काम है, इसको दिखा के क्या करना है। लेकिन ये है कि अब आप जैसे यंगस्टर जो आए हैं उसकी वजह से एक फायदा ये हुआ है कि एक ये ट्रेंड्स जो है टेक्नोलॉजी के जो है दिखाना उन्होंने शुरू किया है, जो मैं समझता हूँ बहुत इंकरेजिंग है। और देखिए, अगर आपने तरक्की करनी है, आपने आगे जाना है, तो जाहिर है कि आपने अपनी जो बुनियाद है वो इल्म, अकल, दलील, साइंस, टेक्नोलॉजी इसके ऊपर ही रखनी है ना, वरना तो आप आगे नहीं जा सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर इंकरेजिंग दिस एफर्ट। मिस्टर वी डिड आवर ड्यूटी। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फवाद साहब, इसमें एक देखिए, कोई भी काम करने के लिए एक विजन चाहिए होता है आपको, विजन के बगैर होता नहीं है कोई भी काम। 3 साल के बाद आपका क्या विजन है? टेक्नोलॉजी में हम कहां पर होंगे? आपकी वजारत जो है वो क्या क्या अचीव कर चुकी होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा क्लियर हूं कि यहाँ पे ना बहुत लंबी को प्लानिंग अब इस दुनिया में नहीं हो सकती। हर 10 साल में कोई एलान मस्क, कोई ज़करबर्ग, कोई बिल गेट्स ये आ जाता है और दुनिया ऊपर से नीचे कर देता है। लिहाजा आपको जो प्लान करने चाहिए वो 3 साल के और 7 साल के अरसे के प्लान करने चाहिए। लिहाजा मैंने जो अपनी मिनिस्ट्री के लिए 3 साल, 5 साल और 7 साल के बड़े स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमने प्लान किए हैं। 3 एरियाज हैं जिसके ऊपर वो मेरी मिनिस्ट्री की एक प्रायोरिटी रहेगी। नंबर 1 एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी जो है वो तफसीलात सुनेंगे। आपने एक तो सुना ही है एग्रीकल्चर ड्रोन, जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बनना शुरू हुए हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर ये जो ड्रोन है ये सालों में एग्रीकल्चर का सबसे अहम इम्प्लीमेंट होगा और ये बहुत सारी चीजें खत्म करता है। लिहाजा एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बड़ा मेरा एक मिनिस्ट्री में एक रहेगा एम। दूसरे नंबर पे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने ये जिस तरीके से आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री पाकिस्तान में आई, ये जो अभी हमने वेंटिलेटर्स बनाए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टंट्स जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। नस्ट ने जो है वो स्टंट्स बनाए हैं, उसकी कमर्शलाइजेशन करेगी, जिससे जो हार्ट ऑपरेशन है जो इस वक्त 2.5-3 लाख रुपए का स्टंट मिलता है वो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपए में आ जाएगा। बहुत खूब। और जो नॉन डिसॉल्वेबल स्टंट है वो तकरीबन 15 से 18 हज़ार रुपए में। सारी और इंडस्ट्री जो है वो लगने जा रही है, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि MRI मशीन, एक्सरे मशीन, ये जो हमारी ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीनें हैं, स्टेथोस्कोप है, ये हम पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लगाएं। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अराउंड $2 बिलियन के, जो इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल में हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो यहाँ पे आए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो केमिकल्स हैं। इसमें जो केमिकल्स हैं हमने पूरी मैपिंग की और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री जो है, हम $2.1 बिलियन की इंडस्ट्री है जो हम इंपोर्ट करते हैं और फिर $1 बिलियन के हम सर्विस एग्रीमेंट्स करते हैं। इसी तरह जो केमिकल्स हैं, हम $3 बिलियन के केमिकल्स हर साल इंपोर्ट करते हैं। उनमें से $1 बिलियन के केमिकल्स हम एक्चुअली पाकिस्तान में बनाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो 3 सालों में हम ये कर रहे हैं कि केमिकल इंडस्ट्री को, एकेडेमिया को और गवर्नमेंट को साथ बैठाएंगे और कहेंगे कि जी आप बताइए किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर सकते हैं कि हम इनकी क्वालिटी इंप्रूव करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद मुझे ये है कि हम 3 सालों में तो अराउंड $2 बिलियन की इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट कर सकें। और आपको मालूम है कि हमारा
जो पूरा पैकेज था एक जो हमने लिया था वो $3 बिलियन का। तो अगर आप $2 बिलियन 3 सालों में इंपोर्ट रिप्लेसमेंट कर दें तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स पाकिस्तान। फवाद साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसमें मजीद कामयाबी दे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, एक अजीब सूरत हाल है और अब रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत जो भी नाम दिए जा रहे हैं इस हवाले से कि हमने किस तरह से पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो है दयामीर भाषा डैम का प्रोजेक्ट, पाकिस्तान की तवानाई और ज़रूरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इंतहाई बुनियादी अहमियत रखता है ये प्रोजेक्ट। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तामीराती कामों का जायज़ा लेने के लिए भाषा डैम की साइट का दौरा किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISPR, DGISI, लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद हमीद और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम बाजवा भी मौजूद। इस मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दयामीर भाषा डैम बनाने का फैसला 50 बरस पहले हुआ था। डैम के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। ये कुदरती डैम है, इतने साल पहले फैसला हुआ और हम आज इस पर काम कर रहे हैं। इसके बाद हम और डैम्स बनाने की मनसूबाबंदी भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुबारक देता हूँ इस डैम की। इससे आप देखेंगे, वक्त बताएगा कि इंशाअल्लाह ये जलास की खास तौर पे और गिलगित बल्तिस्तान की ये तकदीर बदल देगा। आपके लिए अल्लाह की तरफ से ये एक ज़बरदस्त मौका मिला। जैसे जैसे ये डैम बढ़ती रहेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। नाज़रीन, दयामीर भाषा डैम पर काम का आगाज 2 माह पहले मई में किया गया था। आगाज में हमने कहा था कि ये मंसूबा एक गेम चेंजर और रोशन पाकिस्तान की जमानत एक बहुत बड़ा कदम है। इसकी वजह यह है कि दरिया सिंध पर तामीर होने वाला ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा RCC होगा। दयामीर भाषा डैम में 64 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी, जिसमें से 12 लाख एकड़ अराजी रकबे को सैराब करने के लिए पानी मयसर होगा। इस डैम की तामीर से पाकिस्तान के पानी जखीरा की सलाहियत 30 से बढ़कर 48 दिन तक हो जाएगी और सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट्स सस्ती बिजली भी मिलेगी, जबकि डैम मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगा और डैम से बिजली पैदा करके तेल की मद में सालाना $2.5 अरब की बचत होगी। मंसूबे से स्टेज 1 में नेशनल ग्रिड में 2160 मेगावाट बिजली शामिल होगी। दयामीर भाषा डैम की तामीर से तरबेला डैम की उम्र 35 साल बढ़ जाएगी और मंसूबे से 16,500 अफराद को रोजगार के मौके भी मयसर आएंगे। PTI हुकूमत गुज़िश्ता 14 माह के दौरान 2 बड़े डैम्स मोहम्मद और दयामीर भाषा पर काम शुरू कर चुकी है। मई 2019 में मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रखा गया था। इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी मौजूद थे। दरियाए सवात पर बनने वाले मोहम्मद डैम की तामीर तेजी से जारी है। इस डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत 13 लाख एकड़ फीट होगी और इससे न सिर्फ 2800 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी, बल्कि पेशावर, चारसद्दा और नौशहरा के इलाकों को भी सैलाब से मुतासर होने से बचाया जा सकेगा। मोहम्मद डैम की तामीर से 16,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकेगा और पेशावर के वासियों के लिए 460 क्यूसेक पीने का पानी भी मिल सकेगा। मोहम्मद डैम का मंसूबा 2025 जबकि दयामीर भाषा डैम 2028 तक मुकम्मल होगा। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, फिर के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, कोरोना ने बीमारी के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ा दी है। कारोबार को नुकसान पहुंचा है, आमदनी कम हो गई है, मुलाजमत पेशा अफराद को अपनी तनख्वाहों के लाले पड़ गए हैं। कई अफराद अपनी मुलाजमत से ही हाथ धो बैठे हैं। BBC के मुताबिक 10 लाख के करीब छोटे कारोबार बंद हो गए हैं। पाकिस्तान में मेहनत कशों पर तहकीक करने वाली गैर सरकारी तंजीम सेंटर फॉर लेबर रिसर्च के मुताबिक मुल्क में उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख है। इनमें से तकरीबन 50 लाख अफराद दिहाड़ीदार मजदूर हैं। इन्हें रोजाना की बुनियाद पर उजरत मिलती है। गैलप एंड गिलानी पाकिस्तान ने अपने सर्वे में बताया है कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान एक हफ्ते में पाकिस्तान के 21 लाख खानदानों को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए घर का सामान बेचना पड़ा है। इसी वजह से मेहनत कशों को दोहरे अलमियों का सामना है। नाजरीन, बाहर जाएं तो कोरोना है, घर बैठे तो फाके। बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से, नौकरियां चली गई हैं,
वो तबका जो कि सिर्फ दिहाड़ीदार थे, जो गुजारा करते थे, जो पैसा आता था उससे बच्चों का पेट पालने से, वो सब मुश्किल में पड़ गए। वबा के दिनों में कोई किसी बेरोजगार शख्स के मकान का किराया अदा कर दे और माली मदद भी कर दे, और ये मदद करने वाला पुलिस के महकमे से हो और जिसकी मदद की जाए वो डकैती का मुलजिम हो, तो यकीनन बहुत ही हैरान कुन बात होगी। लेकिन ऐसा वाकया गुजरावाला में हो चुका है। हुआ ये नाज़रीन के गुजरावाला में पुलिस ने डकैती का एक मुलजिम पकड़ा और इसे हवालात में बंद कर दिया, तो इसकी बीवी 5 बच्चों के हमरा थाने पहुंच गई और कहा कि हमें भी जेल भेज दें, कम से कम 5 वक्त का खाना तो मिलेगा। खातून ने बताया कि उनके घर कई दिन से फाके हैं, 3 माह से घर का किराया नहीं दिया, मालिक मकान ने भी वार्निंग दे दी है। इस खातून का शौहर जो डकैती का मुलजिम है वो शहर में दही भड़े की रेडी लगाता है, मगर जब से कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई इस कारोबार को भी बंद करना पड़ा। इसने छुप कर गली कूचों में मेहनत मजदूरी की कोशिश भी की, लेकिन अखराजात पूरे ना हुए, इस वजह से इसने डकैती की। पुलिस ने इलाके के लोगों से पूछगछ की तो खानदान की और खातून की बात सच निकली, तो पुलिस ने मुलजिम के घर वालों की माली मदद के लिए थाने में एक फंड कायम कर दिया, जिसमें सब पुलिस वालों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाला। यूं 3 माह का किराया भी पूरा हो गया और मुलजिम की बीवी बच्चों की माली आनत के लिए कुछ रकम भी बच गई। पुलिस आमतौर पर लोगों की जेबों से पैसे निकलवाने के लिए बदनाम है। ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया है नाज़रीन कि पुलिस ने अपनी जेब से डकैती के एक मुलजिम के अहले खाना की मदद की हो। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ उसी थाने के डीएस टाउन गुजरावाला इमरान अब्बास चद्दर साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ जेडीसी के रूह रवा जनाब जफर अब्बास साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो इमरान साहब, आपका काम काबिल तहसीन है, सलाम है आपको कि आपने बहुत ही अच्छा और नेक काम किया। ये पूरा वाकया हुआ किस तरह, जरा पहले ये बताइएगा। देखें जी, 9 तारीख को 3 बजे के करीब एक मुलजम घर हुआ एक घर में एंटर हुआ वारदात के लिए। उसने बुर्का पहना हुआ था, उसके पास नकली यानी कि खिलौना पिस्टल था। जाकर उसने उस फैमिली को कन्फाइन करके उनसे 39,000 रुपया छीन लिया और फरार हो गया। जब हमें इत्तला मिली, मौके पे गए, जाके देखा, उसके बाद मुलजम को ट्रेस किया, उसको पकड़ के हम थाने ले आए, गिरफ्तार कर लिया, ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। तो साथ वो बुर्का और खिलौना पिस्टल वगैरह भी बरामद हो गया और सारा सामान भी बरामद हो गया। लेकिन जब हम लेके थाने आए तो मीनवाइल उसके बच्चे और उसकी बीवी भी साथ आ गए। वो कहने लगे कि हमें भी साथ ही जेल भेज दें, क्योंकि हम पहले ही मालूमकार में हमें घर से निकाल रहा है, क्योंकि 3 महीने से हमने किराया नहीं दिया और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं, तो हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं। तो उनकी बात में वो दुख था, वो दर्द था, वो फील हो रहा था कि चीजों को एग्जैजरेट नहीं कर रहे। उसकी बातें सारे मुलाजिम सुन रहे थे, तो उनको देख के उन पर रहम आया और हमने फील किया कि ये, जब उसको इंटरोगेट किया तो पता चला उसकी पहली वारदात है और सारी प्लानिंग उसने अपनी गुर्बत की वजह से की है कि वो कोरोना की वजह से अपनी जो रेडी लगाता था दही बलो वगैरह की, वो सेल नहीं थे हो रहे, तो उसके पास आटे के लिए और मकान के लिए भी किराया नहीं था, तो उसने बेबस होके ये सारा स्टेप लिया। उसके बाद ज़ाहिर हमने कानूनी कार्रवाई तो करनी थी, वो की, लेकिन उसकी बीवी की बातें सुन के थाने वालों ने हमने सारी कोशिश की और उसको हमने पैसे इकट्ठे करके कुछ कंपनसेट कर दिया ताकि उसकी बीवी को, ताकि वो अपने घर का किराया पे कर सके और अपने घर में राशन वगैरह डाल सके जी। उसके बाद हमने कानूनी आपने ये एक मिसाल कायम की। अच्छा जी जी, हमें पुलिस को ऐसा करना चाहिए, हमें सर्व करना है, हमें डिलीवर करना है, हमें अपनी रिप्यूट भी बचानी है सर्व करके। तो मैं समझता हूँ कि हर मुलजम को जेल भेज के वहाँ अकेडमी में नई ट्रेनिंग नहीं दिलानी चाहिए, बल्कि रिफॉर्म की कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई मेन स्ट्रीम में दाखिल होता है, करेक्शन होती है, तो उसको करनी चाहिए। ये बहुत मुस्बत सोच की बात कर रहे हैं आप और बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं आप। मुलजिम को सुधारना मकसद होता है, मुजरिम को सुधारना मकसद होता है, बिल्कुल ठीक है। जफर अब्बास साहब, सर आप समाजी काम करते हैं, कराची में बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। ये अभी जो इमरान साहब बता रहे थे इस शख्स की कहानी, ये कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ, जो रोज़गार ख़त्म हुआ, उस वजह से इस बंदे ने ये इंतहाई कदम उठाया, पहली वारदात थी इसकी। आपके पास भी ऐसे लोग मजबूर आते होंगे। अब जिस तरह के केसेस आपके पास जफर भाई आते हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं, मतलब उनकी अब क्या मजबूरियां होती हैं? अभी भी वो कोविड की वजह से ही परेशान होते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं अली अदर भाई ये बात बताऊं कि ये बहुत खुशनसीब आदमी था जो पुलिस के हाथ लगा और अंदर चला गया। आप यकीन जानिए, हर दूसरे दिन कराची में लोग भूख से, अपने बच्चों की भूख से, अपनी बीवी की भूख से, अपनी माँ की दवाई के लिए, अपने बाप की दवाई के लिए, मालिक मकान के तानों से, मालिक मकान जो ताना देता है वो या आके दरवाज़ा पीट रहा है, वो भी मजबूर है। और घर के अंदर जो लोग सहमे हुए बैठे हैं, उसमें किसी की जवान बहन भी हो सकती है, उसमें किसी की बीवी भी हो सकती है, उसमें किसी की माँ भी हो सकती है। बेटा कहाँ से पैसे लाएगा?
आधा शहर बेरोजगार हो चुका है, नौकरियां हैं नहीं कराची में, सरकारी नौकरी आप देते नहीं कराची वालों को। तो फिर क्या होता है, लड़का जब बाहर निकलता है और पकड़ा जाता है कि कहीं मोबाइल चोरी करते हुए खुदा न खास्ता, उसके बाद जिन बेचारों का छीन रहा होता है वो गुस्से में जब मार पीट करते हैं, एक मजमा लग जाता है, कोई सुनता नहीं, उसके बाद वो मर जाता है। जब मर जाता है तो वो फैमिली जिसको उसका बेटा बोल के गया होता है कि माँ मैं तेरी दवाई के पैसे लेकर आ रहा हूँ, या अपनी बीवी को बोल के जाता है मैं बच्चे का दूध कहीं से भी अरेंज करके लेकर आ रहा हूँ, मुझसे अब अपने बच्चे का रोना नहीं देखा जा रहा, तो उसके बाद उनके घर फोन आता है तुम्हारा बेटा डकैती करता हुआ पकड़ा गया था, मजमे ने मार दिया, फला मुर्दा खाने में तुम्हारे बेटे की मैयत रखी है। फैमिली कहती है हम तो शरीफुन नफ्स लोग थे, हम अपने बेटे को चोर और डाकू डिक्लेयर करके कैसे दफनाएंगे, तो रात के अंधेरे में 3 बजे मुर्दा खाने से बॉडी लेके 4 बजे चुपचाप दफन करके और खामोशी से बैठ जाते हैं। ये मैं 100 केसेस देख चुका हूं और मैं बार बार बोल रहा हूं कि खुदा के वास्ते ये देखा जाए कि जो लोग मोबाइल छीन रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, क्या वो अमीर हैं, क्या वो शौकिया कर रहे हैं? वो जो मोबाइल छीन रहे हैं किसी का भी 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख का, वो तो कहीं 2-4 हज़ार का ही बेचेंगे, क्योंकि सब मोबाइलों में लॉक होता है। वो 2-4 हज़ार रुपए में कौन से कानून के खजाने खरीद लेंगे, वो कोठियां खरीद लेंगे डिफेंस क्लेफ्टन में। दूध, बच्चे का दूध, 2 साल का बच्चा भूख से तड़पता है, मुंह से थोड़ी बोलेगा दूध चाहिए, सिर्फ रोएगा। 2 महीने का बच्चा, घर में डिलीवरी हो रही है, पैसे नहीं है, इतना लोड है, इतना लोड है, अगर कोई मेरे दफ्तर में बैठ जाए पागल हो जाएगा। हर कोई रोता हुआ आ रहा है। ये जो हमने फ्री कोरोना अस्पताल बनाया, क्यों बनाया? लोग गाड़ियों में अपने प्यारों की लाशें लेके घूमते रहे, क्यों? कैसे देंगे भाई? एक दिन का 70,000 रुपए नॉर्मल और वेंटिलेटर के साथ 1,70,000 रुपए। तो मैं फिर यही बात बोलूंगा, इन पुलिस वालों को सलाम है जिन्होंने उसके घर का किराया दिया, और मैं अपने इदारे जेडीसी की तरफ से इनको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमसे राब्ता कर लेते हैं तो इसके शौहर जब तक भी जेल में है या जो भी कानूनी कार्रवाई उसकी हो रही है, इसके बच्चों और इसकी फैमिली का किराया हमसे राब्ता कर लें। आगे आने वाले महीनों में राशन और किराया जेडीसी दे देगी। लेकिन बात यह है, हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा कि रोटी के लिए या रोटी के लिए, दूध के लिए। जफर भाई एक लम्हा दीजिएगा, मैं वापस आता हूं दोबारा आपके पास। मैं आपने जो इतनी शानदार ऑफर की है, मैं जरा इमरान भाई से पूछ लूं। इमरान साहब, सिर्फ वो कह रहे हैं कि इस खानदान के हवाले से, इनकी मदद के हवाले से, आप जफर अब्बास जेडीसी का तो आपको पता ही होगा कराची, आप उनसे रब्ता कर लें, वो मदद करने को तैयार हैं। इमरान साहब जी ठीक हो गया जी, हम इनसे रब्ता कर लेंगे नंबर वगैरह लेके। लेकिन इसका फायदा ये हुआ है कि इसके हमारे प्रोड्यूसर नंबर आपको सेंड कर रहे हैं उनका। जी ठीक हो गया जी। तो आप मुकम्मल करें, बात मुकम्मल करें इमरान साहब। रोजगार भी दिया गया इसको। अच्छा ठीक है, इसको रोजगार देते हैं, इसको रक्षा दिला देते हैं। इनसे बात कर लें, इनको केबिन या रक्षा दिलवा देते हैं, ये अपना रोजगार कमाएं। हम इस बंदे को रोजगार दिला देंगे। और मैं अपील करूंगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उस फैमिली से जिसके घर में ये शख्स घुसा, कि अगर आपको यकीन आ गया कि रोटी के लिए घुसा है तो आप हुक्मरानों को बद्दुआएं दें और इस शख्स को माफ कर दें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। उसकी पहली गलती थी और शायद इसकी कानून में कोई गुंजाइश भी होगी। इमरान साहब, कानून में गुंजाइश है अगर नहीं हम यहाँ डकैती हुई वो माफ कर दें इसको? देखें जी, उसकी बेल हो चुकी है, उस मुलजम की घर वालों ने उसे माफ कर दिया था और बेल आउट हो गया है। मंथ होने के बाद जो है उसको एक दोस्त ने ऑफर करी थी जॉब की, अब वो जॉब भी कर रहा है और अब वो मेन स्ट्रीम पे रहेगा। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्राइम नहीं करेगा। वो इम्प्रेस है मुआशरे और पुलिस के रवैये से, तो वो उसने तौबा। सर आपने यकीन करें इमरान साहब, आपको ढेरों दुआएं, आपको ढेरों दुआएं। देखें आप, होता क्या है, एक मुल्जिम जब मुजरिम बनता है, फिर मुजरिम बनने के बाद जेल जाता है तो वो एक सख्त मजीद बड़ा मुजरिम बन के निकलता है। लेकिन आपने हैदर भाई इंसान दिया। हैदर भाई बात सुने, हैदर भाई हम इसको मुल्जिम क्यों बोल रहे हैं सर? हम इसको भूखा क्यों नहीं बोल रहे? हम इसको मुजरिम क्यों बोल रहे हैं? हम इसको भूखा क्यों नहीं बोल रहे? किसकी जिम्मेदारी थी रोटी देना? किसकी जिम्मेदारी थी रोजगार देना? किसकी जिम्मेदारी थी अस्पताल देना? किसकी जिम्मेदारी थी स्कूल देना? ये आप हर बेरोजगार को कल फिर मुजरिम बोलेंगे? हर बेरोजगार को आप मुलजिम बोलेंगे? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप किसी के आगे से रोटी छीन लेना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। मैंने तो ये सुना है कि हमने ये सुना है कि भाई शायद रिवायतों में ये आता है कि अगर कोई शख्स रोटी की वजह से, भूख की वजह से, इफलास की वजह से, बीमारी की वजह से चोरी करता है तो वो नहीं, शायद हाकिम वक्त जिम्मेदार है। मैंने ये सुना है, बाकी आप उलमा से कंफर्म कर लें। आप ठीक है, बिल्कुल सफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, एक दफ़ा फिर आपने जो किया काबिल तारीफ बात है, वो अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में और इजाफा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, कराची एक बार फिर कातिलों, दहशतगर्दों, डकैतों के निशाने पर आ गया। टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, अगवा और डकैती के वाकयात बेकाबू होते जा रहे हैं।
पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज में नाकाम नजर आ रही है। आज जारी की गई पुलिस की अपनी ही रिपोर्ट बता रही है कि रवां साल के पहले 6 माह कराची के लिए अच्छे नहीं रहे। जनवरी से जून तक शहरियों से मोबाइल छीने के 9,224 वाकयात रिपोर्ट हुए। शहरियों को 763 गाड़ियों और 1026 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया। इन 6 माह में 2 बैंक डकैतियां और अगवा बराए तावान के भी 2 वाकयात सामने आ चुके हैं। कराची में जराइम पेशा खुलम खुला और खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। गैर मुल्की अमन पसंद अनासिर खामोशी से शहर का अमन बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आज भी FIA की जानिब से मुबैना तौर पर दहशतगर्दी के अहम किरदार बेनकाब किए गए। FIA के इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल कारकुन अपने 2 साथियों समेत गिरफ्तार किए। FIA के मुताबिक मुलजिम जफर बम धमाकों और टारगेट किलिंग के वाकयात में मुलव्विस है और इसने भारत से 14 माह की दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले रखी है। दहशतगर्दी के संगीन वाकयात के हवाले से गुज़िश्ता 2 माह खास तौर पर हंगामा खेज साबित हुए। रवां साल अपनी तक कराची में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी कार्रवाई 29 जून को हुई, जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 4 दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था। सिक्योरिटी एहलकारों की फौरी कार्रवाई के नतीजे में यह हमला नाकाम तो बना दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई में पुलिस और सिक्योरिटी के 4 एहलकार शहीद हो गए थे। नाज़रीन, इसी साल जून को गुलिस्तान जौहर और कायदाबाद में रेंजर्स को निशाना बनाया गया। 19 जून को लियाकताबाद एक एहसास प्रोग्राम के दफ्तर के करीब धमाका हुआ था, जबकि घोटकी में रेंजर्स की गाड़ी पर हमले में 2 एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक हो गए थे। नाज़रीन, PSP के सरबराह ने MQM लंदन को इन वाकयात का जिम्मेदार ठहराया था। रवां माह 3 तारीख और 11 जुलाई को मंजूर कॉलोनी और कोरंगी में पुलिस एहलकारों को कत्ल किया गया था। इन वाकयात के अलावा कल भी डकैती के 2 वाकयात सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके सर सैयद ने मिठाई की दुकान में डकैती की कोशिश के दौरान गोलियां चल गईं। वारदात के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जख्मी होने वाला डाकू मारा गया था, जबकि डकैती का दूसरा वाकया गुलशन इकबाल में मोबाइल शॉप पर पेश आया, जिसमें 4 डाकू दुकान से 12 लाख नकदी और 3 लाख का सामान लूट कर बासानी फरार हो गए। जुराइम के बढ़ते वाकयात पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। जाज़रीन, जबकि पुलिस हुकाम का यह कहना है कि दहशतगर्दी और संगीन जुराइम से निपटने के लिए नई हिकमत अमली तैयार की गई है, जिसके तहत जुराइम पर काबू पाने के लिए 12 टास्क फोर्स मजीद बनाई जा रही हैं। अब ये नई हिकमत अमली क्या कारगर साबित होगी, ये तो वक्त बताएगा। माजी में ऐसे बहुत से दावे पहले भी किए जाते रहे, मगर कभी भी मुकम्मल तौर पर दहशतगर्द अनासर की डकैतियों की वारदातों की मुकम्मल तौर पे सरकोबी नहीं की जा सकी है। हमारी पुलिस, कराची पुलिस को सवार किया जाना चाहिए नई बुनियादों पर। कराची पुलिस को मजीद एक्विप किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पे इसमें तब्दीलियाँ भी होनी चाहिए और रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। दीजिए इजाज़त नाज़रीन, चलाने के बाद।